गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे नीड फॉर ओवरसीज मार्केटिंग रिसर्च। ये आपके एक्सपोर्ट का जो लेक्चर है काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। इसके पहले जो हुआ था हमने सेकेंड चैप्टर का स्टार्टिंग देखा था, राइट? सो इसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। आंसर काफ़ी आसान है एंड आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पूरा अच्छे से सुनना। दो ही आंसर करेंगे हम लोग, डिटेल में करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा। ओके, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, नीड फॉर ओवरसीज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में ओवरसीज लेवल पे क्या क्या करना पड़ता है, राइट? अब देखते हैं कैसा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीनिंग, तो ये मीनिंग जो है यहाँ पे बेसिकली द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो डेफिनेशन है ये आपको अपने एम एच आर एम में भी मिला हुआ है, सेम टू सेम है, राइट? देन वी हैव दिस नीड एंड इम्पोर्टेंस। The objective of marketing research is to facilitate decision making in a number of marketing areas. The main objective of marketing research are as follow. सबसे पहले आता है करने के लिए इसकी नीड और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला आता है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहला, one of the main objective of marketing research is to identify consumer needs and wants. Accordingly, the company can manufacture and deliver the goods to the consumer to meet his satisfaction. A company which has already launched its product will try to find out at what extent the company product has satisfied the needs and wants of its consumer. देखिए सबसे किसी भी कंपनी का, वो चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो या इंडिया के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखती है कि मार्केटिंग रिसर्च इसे कहते हैं कि एक बार जो कस्टमर को बेच दिया, बेचने के बाद वो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं, और अगर हुआ है तो और आने वाले समय में हम उसे और किस लेवल पे सेटिस्फाई रख सकते हैं, और कौन कौन से बदलाव हमें हमारे प्रोडक्ट में करने चाहिए जिससे कभी भी कस्टमर को हमारी ही नीड लगे और हम उनकी वांट्स को पूरा कर सकें, राइट? बिकॉज क्या होता है, नहीं अगर ऐसा नहीं किया तो मार्केट में काफ़ी सारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो पूरा बिजनेस ख़त्म करके रख देंगे। देन वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Research is conducted to find out the strength of the competitor and attempt is to find out why some consumer prefer competitor brand, the special feature that appeal to them. फाइन, अब देखिए काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि अभी समझो जूते की बात आती है तो आप रिबॉक, नाइकी, एडिडास, पूमा, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड होने के बाद एक सोचिए ज़रा, इनको आपस में अपने बिजनेस को चलाने में कितनी डिफ़िकल्ट होती रहेगी, राइट? तो व्हाट दे डू कि इन लोगों ने अपने अपने फीचर्स इतने हाईलाइट कर रखे हैं कि कस्टमर इनको अपने पसंद के हिसाब से प्रेफर करता है। अभी जो पूमा का शौकीन है, जो पूमा खरीदता है, तो डेफिनेटली वो वही खरीदेगा। और अगर समझो कोई दूसरा कोई कस्टमर है जो कोई नाइकी का ब्रांड खरीदता है, तो वो नाइकी ब्रांड ही लेगा, राइट? सो अब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ गौर करने वाली होती है कि कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, राइट? अब अगर समझो कोई कंट्री फुटबॉल ओरिएंटेड है, जो काफ़ी फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ रखती है, तो जाहिर सी बात है फुटबॉल के खेलते वक्त जो जूते होते हैं, उनकी टी शर्ट होती है, राइट? अब वो जो कंपनी अच्छा बना के देगी वो कंपनी ऑटोमेटिक वहाँ पे चल पड़ेगी। देन इफेक्टिवनेस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रिसर्च में भी कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द एग्जिस्टिंग चैनल में बी स्टडीड इन लाइट ऑफ चैनल deliver the goods effectively, then the company may select alternative channel, right? मीन्स कैसे किस प्रकार से उसे प्रोडक्ट को पहुंचाना है, राइट? अभी समझो मेरे पास अच्छी कंपनी, अच्छी फैक्ट्री है, अच्छी मार्केटिंग टीम है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक से नहीं है, राइट? अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरे पास ठीक से नहीं हुआ
तो जाहिर सी बात है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव दिस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन मेजर्स। A company may adopt a number of promotion measures such as advertising, publicity, free gift, discount. A market research may be conducted to find out the effectiveness of such promotion measures. If necessary, alternative measures may be introduced to improve the effectiveness of promotion mix. अब ये प्रमोशन का जो पैटर्न है ये तो इंडिया में MHRM में हमने देखा है, राइट। एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, पब्लिसिटी होती है, फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट एंड ऑल। ये सब चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मार्केटिंग रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाने के लिए। पैकेजिंग डिज़ाइन। A research may be conducted to design better and appropriate packaging for the consumers. Different customers may prefer the package design differently through पैकेजिंग डिज़ाइन रिसर्च। अभी क्या होता है देखो, पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इंडिया में तो अगर हम पैकेजिंग में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। कस्टमर्स थोड़े प्राइस ओरिएंटेड है, इंडियन कस्टमर क्या थोड़े प्राइस ओरिएंटेड होते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, मतलब जिनको पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चीज़ एकदम बराबर होनी चाहिए, राइट। So the different customer may prefer the package design differently. Through packaging design research, a company may identify the right design required by its target customers. जो उनका कस्टमर चाहता है, जिस प्रकार का डिज़ाइन वो चाहता है, वो उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर वो उसे मिल जाता है, यस, तो पैकेजिंग डिज़ाइन भी कामयाब हो जाती है, राइट। जैसे कि यूरोप में प्लास्टिक की थैलियों में प्रोडक्ट्स को नहीं दिया जाता बिकॉज वहाँ प्लास्टिक टोटली बैन है। वो लोग एनवायरमेंटल को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, राइट। अगर मैं यूके की बात करूँ या यूएसए की बात करूँ तो लोग पेपर यूज़ करते हैं, है ना। इंडिया में प्लास्टिक चल जाता है, क्या करें। फॉरकास्टिंग सेल्स। A research can be conducted to judge whether there would be a demand for a new product in the market. Also, the demand for existing product can be forecasted. Accordingly, sales program can be designed. Yes. फाइन, सेल्स कैसा होगा उसका अंदाज़ा लगाना। फाइन, वहाँ के लोग प्रेफर करेंगे, वहाँ की आबादी, वहाँ का इनकम पैटर्न, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी चीज़ के सेल्स को, राइट। अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा ही मतलब उस प्रोडक्ट को लगता है उनको कि ज़रूरत है या उनके काम में आने वाला है, तो ही वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ओके, so and then we have this pricing decision. A company may conduct a research to fix suitable price for its product. Thus, the company may be able to avoid overpricing or underpricing for its product. प्राइसिंग डिसीजन एक ऐसा कंसेप्ट है जो एचआरएम में भी हम पढ़ेंगे, बट इसमें ये बताया है कि कैसे कि प्राइसिंग में क्या होता है कि अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस रख दिया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसे ना खरीदें, तो भी लॉस होगा। और अगर कहीं मैंने उसे काफ़ी कम में बेचा तो भी रिस्क है। तो रिस्क इस बात का है कि अगर मैंने उसे कम में बेचा तो शायद कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि ये प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं है और शायद उसे उन उन लोगों को ये खरीदने में दिलचस्पी ना हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो प्राइसिंग डिसीजन करना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। एंड द लास्ट इज अदर ऑब्जेक्टिव्स में आता है टू आइडेंटिफाई द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड टू स्टडी डीलर ओपिनियन टुवर्ड्स द कंपनी। यस, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और कंपनी की जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में तो टू डीलर जो होते हैं उनकी ओपिनियन क्या है कंपनी को लेके, उनके प्रोडक्ट को लेके, उनकी राय जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज वही जो डीलर्स होते हैं जो हमें बिज़नेस देते हैं उनके पास से ही वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तक जाता है, फिर लास्ट में कस्टमर के पास जाता है। अगर उन डीलरों के साथ उनका ओपिनियन अगर नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में कंपनियों के लिए। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग रिसर्च करना ज़रूरी है, राइट। तो आपका ये आज का पहला आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा आंसर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। यस,
द एक्सपोर्टर मस्ट कंसीडर सर्टन फैक्टर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉरेन मार्केट। फाइन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रख के फॉरेन मार्केट का सिलेक्शन करना ज़रूरी है? क्योंकि फॉरेन मार्केट कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं कोई भी प्रकार की गलती कर देता हूँ, फाइन, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब इस पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं, पर हर कंट्री की अपनी अपनी चॉइस है। जो लोग चाहे तो भी खरीद सकते हैं, उनकी मर्ज़ी के ऊपर है, राइट। सो कि सबसे पहले आता है कंपटीशन। यस, कंपटीशन इतने लेवल पे है कि एक ही कंट्री को 10 अलग अलग कंट्रियां एक ही लेवल का प्रोडक्ट बेचती हैं। अब इसमें ये होता है कि कौन सी कंट्री किसको प्रेफर करे। द एक्सपोर्टर मस्ट कंसिडर द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द ओवरसीज मार्केट। नाउअडेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द ओवरसीज मार्केट। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सब जानते हैं। तो अब काफ़ी आसान हो गया है कि अलग अलग कंट्रियाँ एक दूसरे कंट्रियों से संपर्क में आके ये सब चीज़ें बता देती है। ही मे कंसीडर दोज मार्केट वेयर द कंपटीशन इज लेस एग्रेसिव। ही शुड अवॉइड दोज मार्केट वेयर देर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे जाके ये करना ही नहीं है, बिकॉज जहाँ पे पहले से इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो उस जगह पे वो बिज़नेस नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसी जगह पे जाके करो जहाँ पे कोई ना हो, या फिर कोई कंट्री में अब तक किसी ने कोई अपने आप को पेश ना किया हो। देन वी हैव दिस कस्टमर्स। अब कस्टमर किस टाइप के होते हैं यहाँ पे देखिए बताएं। एक होता है देखिए डेवलपिंग कंट्री, एक होती है डेवलप कंट्री। अभी देखिए कंट्री जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा, यहाँ के लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है। फाइन, इफ द एक्सपोर्टर इज सेलिंग लो प्राइस प्रोडक्ट ही मे गिव प्रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्री। अभी जैसे कि कोई सस्ते में बेच रहा है तो वो इन कंट्रियों में नहीं जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम लिए मैंने, फ्रांस हो गया एंड ऑल, बेल्जियम हो गया, यूएस हो गया। क्योंकि यहाँ के लोग ये प्राइस मैटर नहीं करता, यहाँ के लोग चीज़ कितने की भी हो, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला, द एक्सपोर्टर इज डीलिंग विद द प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही मे गिव प्रेफरेंस टू सर्टन कंट्री। फाइन, देन वी हैव इम्पोर्ट रेगुलेशंस। अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। द एक्सपोर्टर मस्ट कंसिडर द इम्पोर्ट रेगुलेशन इंक्लूडिंग कस्टम फॉर्मेलिटी वाइल कंसिडरिंग द सिलेक्शन ऑफ ओवरसीज मार्केट। If there are too many formalities and regulations, the exporter may avoid such market. अभी मान लीजिए किसी कंट्री में मुझे ऑर्डर आया, मैं उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कायदे कानून लगाए जा रहे हैं। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हैरेसमेंट है अपने आप में। तो जो एक्सपोर्टर है या फिर समझो हम ही हैं, तो हम क्या करेंगे, उस कंट्री को अवॉइड कर देंगे, हम मना कर देंगे, हम तुम्हें नहीं देना चाहते कोई प्रोडक्ट, बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बहुत सारे झमेले हैं, तो मुझे उसमें नहीं पड़ना, राइट। तो इसीलिए इंपोर्ट रेगुलेशंस में भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। फाइन, अगर क्या है कि अगर किसी भी प्रकार की गलती अगर हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। साइज ऑफ द मार्केट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट। द साइज ऑफ द मार्केट कैन बी मेजर इन टर्म्स डिमांड पोटेंशियल करंट एज वेल एज फ्यूचर। Normally, certain countries, especially the emerging economies like Brazil, Russia, India, China, and other, the demand potential is higher. Therefore, exporter may consider such market for exporting. Yes, जिस जगह का साइज ऑफ द मार्केट बड़ा है, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि वहीं पे तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा और वहीं पे जाके ही अपने प्रोडक्ट को तुम्हें प्रमोट करना है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट के साइज ऑफ द मार्केट देखना ज़रूरी है। अब किसी कंट्री की आबादी काफ़ी कम है, जैसे कि एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, आबादी ले दे के 2 करोड़ है, तो इतनी बड़ी कंट्री है और पब्लिक इतनी कम, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस डालने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज लोग ही नहीं है इतना खरीदने के लिए। हाँ, जहाँ पे थोड़े लोग हैं, भली कंट्री छोटी है, बट डेफिनेटली वहाँ पे अगर लोग होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यस, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए काफ़ी चीज़ें आती हैं, लाइक नेटवर्क इंक्लूड्स एजेंट, डीलर, एजेंसीज, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी। Markets that offer good distribution network reduce the burden on the exporter. फाइन, जितना अच्छा उसके पास ये सब फैसिलिटी होगा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का एंड ऑल, तो इससे क्या होगा कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी आसानी होगी। तो जो कंट्री में अगर मुझे ये सारी चीज़ें आसानी से प्रोवाइड हो रही है,
वो सिलेक्शन में बैठता है ठीक, लेकिन अगर जो किसी कंट्री में मुझे ये सब चीज़ें ही मिल नहीं रही हैं तो फिर उस कंट्री में जाके भी कोई मतलब नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस पर्सनल, राइट, इन केस ऑफ ड्यूरेबल्स ऑफिस इक्विपमेंट मशीनरी देयर इज अ नीड फॉर सेल्स आफ्टर सर्विस स्टाफ। अब जैसे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जो बेचने के बाद से मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूँ किसी प्रकार से सपोज, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने के बाद मुझे ये देखना है कि सामने वाले को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लाइक सर्विस सेंटर होना चाहिए, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे कंपनी को बोल के कंप्लेंट करके उसे रिप्लेस करवाते हैं या तो फिर नया उसको ठीक करवाते हैं या फिर एंड ऑल। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसे प्रोवाइड ही ना करे तो फिर मैं उस चीज़ को खरीदूंगा ही नहीं, राइट। सो अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। देन वी हैव अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, सम कंट्री प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडियन आइटम्स, है ना। इंडिया हैज़ साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन कंट्री एंड साउथ कोरिया। अभी क्या होता है ये, जैसे कि हमने अगर ये एग्रीमेंट साइन किया है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एशियन कंट्रीज़ में, तो इससे क्या होगा कि जब कभी कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो वो इंडिया के प्रोडक्ट को पहले प्रेफर करेगा, राइट। और प्रेफर करने का मतलब ये होगा कि लाइक कोई और कंट्री को इसको बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले वो हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। तो येस, दैट्स अ बेनिफिट फॉर द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, राइट। अभी हम अपने प्रोडक्ट को अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेने जाएं, भेजने जाएं, तो होता क्या है कि हर कोई कंट्री हमें प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करती, हाँ, पर जिनके साथ हमने अगर एग्रीमेंट साइन किया है वो हमें प्रेफर करती है। देन वी हैव अ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यस, उसी कंट्री में जाना समझदारी माना जाएगा जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, फाइन, जहाँ पे आपके पैसे डिले ना हो, आपके एक्सपोर्ट का पेमेंट आपको तुरंत मिले। अगर किसी वजह से मान लीजिए वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस है। देन वी हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यस, ये भी सिलेक्शन करना ज़रूरी है कि सामने वाले की कंट्री में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी है। किसी प्रकार से अगर समझो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। एक्सपोर्टर नीड टू लुक इनटू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फैक्टर बिफोर सिलेक्शन ऑफ ओवरसीज मार्केट। एक्सपोर्टर में इग्नोर दोज मार्केट वेयर देर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Due to political instability, there is a change of government or the government may find it difficult to adopt stable foreign trade policy. This creates risk and uncertainty for the exporter. Exporter may select those market where there is a good degree of political stability. उसी कंट्री में जाना ठीक होगा जहाँ पे politically stability हो. Business community. In certain country, there is a good presence of Indian undertaking business activities such as Nigeria, Malaysia, Sri Lanka, USA, and so on. The Indian business community is more receptive to Indian goods. The Indian business community in overseas market is aware of Indian trading practice and the language may not be a barrier. Fine. So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जहाँ पे अपनी बिजनेस कम्युनिटी हो, आप जैसे कि एक ग्रुप बना के रखना पड़ता है। अभी श्रीलंका में चले जाओ या नेपाल में चले जाओ या फिर लाइक अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश, वहाँ पे हमारे कम्युनिटी वाले हैं जो हमारे बिज़नेस को वेलकम करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। देन देयर इज़ अ लोकेशन, अगर समझो सामने वाले का ऑर्डर भी आया या फिर हम ऐसे मार्केट को जा रहे हैं पर उसका लोकेशन काफ़ी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है उसमें, राइट। तो अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है और फिर हम लोग को बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस होने के चांसेस है। तो ऐसे मार्केट को सेलेक्ट मत करो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई है या फिर जहाँ पे शायद जहाज़ ना जा सके या फिर किसी वजह से कुछ और चीज़ों को जाने की तकलीफ हो, सिर्फ प्लेन ही जा सकता है या फिर लाइक फिर बाकी बैरियर्स एंड ऑल, तो ये भी ज़रूरी है। एंड लास्ट आता है पॉलिटिकल एम्बार्गो। पॉलिटिकल एम्बार्गो क्या होता है, कहीं कहीं पे जैसे कि हम उस कंट्रीज़ को बैन कर देते हैं जहाँ पे अगर उन्होंने कोई भी टाइप का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तोड़ा है, राइट। जैसे कि मूवीज़ आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है, इराक ने कुवैत पे हमला किया, कब्ज़ा कर लिया था 1991 में। तो इराक के साथ कोई भी जल्दी ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इराक की जो ये हरकत थी उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे उनको बैन कर दिया गया एंड नो बडी इज़ रेडी टू ट्रेड विद इराक, राइट। सो देर इज़ अ पॉलिटिकल एम्बार्गो अबाउट दिस। सो स्टूडेंट्स, आप इसको दोनों आंसर्स को अच्छे से सुनिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा।
फाइन, काफ़ी आसान आंसर है दोनों के दोनों। फाइन, एक फॉरेन मार्केट सिलेक्शन है और दूसरा जो है ये नीड फॉर ओवरसीज मार्केट रिसर्चिंग है। फाइन।